नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो के अंदर और एक नए दमदार सम के साथ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेम जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी के अंदर हम लोग आगे जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब एक और क्वेश्चन कौन सा होगा, तो सेम सीरीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्वल का पेपर नंबर होगा ये 6। अब मार्वल का पेपर नंबर 6 के अंदर यहाँ पर है, ये है हमारा सेक्शन एफ। सेक्शन एफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 47 जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे सेम एज इट इज, इसके अंदर आगे कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर चेंजेस जो है वो किस में है, चेंजेस जो है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को देखो कुछ कुछ चीजें जो है वो क्लियरली इंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ पे दी हुई है। क्या लिखा है, प्रिपेयर करना है हमको। क्या प्रिपेयर करना है, रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करनी है विथ इन नेसेसरी कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट जो भी होती है हमारी, उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पे। अब यहाँ पर हमको नीचे पूरा का पूरा एक ट्रायल बैलेंस देके रखा है। ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ पर हमको लास्ट में दी हुई है हमारी एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी हम लोगों को एडजस्टमेंट देके रखी गई है, पहले हम लोग सारी एडजस्टमेंट्स हैं उन सबको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है हम ऊपर के क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करें फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 की, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसका मतलब है कि एडवांस में पे किया हुआ इंश्योरेंस है। एडवांस में पे किया हुआ कोई भी पर्टिकुलर इंश्योरेंस होता है, उसकी एंट्री इंश्योरेंस के साथ ही हम लोगों को वहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं हमारा इंश्योरेंस। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस जो है वो हम लोगों को यहाँ पे दे के रखा गया। इंश्योरेंस जो है वो 2000 रुपीज का इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब इसकी एंट्री सबसे पहले होगी कहाँ पे, तो इसकी एंट्री होने वाली है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। देखो इंश्योरेंस यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कितने का है, यहाँ पे 2000 रुपए का हमारा इंश्योरेंस है। इसके अंदर से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस जो मैंने एडवांस में पे करके रखा हुआ है वो प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर कितने का पे किया है मैंने, 400 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे पे किया है। 400 रुपए का पे करके आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1600 रुपीज डायरेक्टली मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख दूंगा। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि नीता हैज विड्रॉ गुड्स। यहाँ पे ध्यान रखना क्या विड्रॉ किया है, गुड्स ऑफ ₹4000 फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। सबसे पहले तो ये ढूंढो कि नीता कौन है, नीता क्या हमारी पार्टनर है क्या। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीता एंड गीता दो हमारे यहाँ पे पार्टनर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको यहाँ पे नाम चेंज करके मुझे इसको करना पड़ेगा करंट। क्यों मुझे यहाँ पे इसको करंट करना पड़ेगा, जब अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें इंफॉर्मेशन दे के रखी गई होती है, कैपिटल का भी आपको बैलेंस दिया है, करंट का भी आपको बैलेंस दिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट बनाना है। कैपिटल का जो भी बैलेंस होता है वो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, हमारे डायरेक्टली हमारी बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों को इसको ले जाना रहता है। तो यहाँ पे नीता एंड गीता दो जन यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ नीता एंड गीता, सिर्फ मैंने आगे के दोनों के नाम के अल्फाबेट्स लिखे, नीता एंड गीता इस तरीके से करके। और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मुझे लिख देना है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट किसका, नीता एंड गीता का। डायरेक्ट दोनों का कैपिटल अकाउंट जो होगा वो आउटर कॉलम के अंदर ही दोनों की एंट्री मुझे वहां पे करनी रहेगी। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी गुड्स को लेकर, जो भी हमारा डिस्कशन करा गया था इन लोगों ने यहाँ पे वो। अब यहाँ पर क्या बोला है उन लोगों ने कि भाई ये जो पर्टिकुलर गुड्स को लेके उन्होंने बताया गया है कि भाई यहाँ पे से उसने जो है वो 4000 का गुड्स जो है वो यहाँ से विड्रॉ किया है। विड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉइंग, जो भी गुड्स विड्रॉ करते हैं उसका मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग। अब सबसे पहले चीज ध्यान रखो कि ये एक बात तो हुई ड्राइंग की, दूसरी बात उसने विड्रॉ किया है गुड्स। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग की एंट्री करते हैं, फिर अपने गुड्स की एंट्री के ऊपर ध्यान देंगे वहाँ पे। तो ड्राइंग की अगर एंट्री आप लोगों को करनी है तो ड्राइंग की एंट्री करने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, आपके पर्टिकुलरली करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग डाली जाती है टू ड्राइंग अकाउंट, ये हमारा जनरल ड्राइंग है। अब यहाँ पे टू मैं पर्टिकुलरली लिखता हूँ यहाँ पे नीता ड्राइंग। अब यहाँ पे नीता ड्राइंग के अंदर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, गुड्स जो भी उसने विड्रॉ किए हैं वो। तो नीता ने यहाँ पे कितने के गुड्स विड्रॉ किए थे, तो नीता ने यहाँ पे टोटली 4000 रुपए के गुड्स जो विड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे ये क्या विड्रॉ हुआ है, गुड्स। गुड्स कभी भी विड्रॉ होते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, गुड्स विड्रॉ होना मतलब होता है कि आपकी परचेज को इफेक्ट करना हो। तो यहाँ पर जितना भी आपका फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका यहाँ पे परचेज रहेगा उसके अंदर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड्स विड्रॉ बाय नीता, उसको हम लोगों को यहाँ पे से क्या कर देना है, डायरेक्टली माइनस कर देना है। तो गुड्स विड्रॉ बाय नीता यानी कि 4000 का जो भी पर्टिकुलरली गुड्स विड्रॉ हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, हमारी परचेज में से माइनस कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको आगे हम लोग एंट्री कर देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, ये चीज बताने के लिए मैंने उसकी एंट्री वहां पे आप लोगों को करके
बता दीजिए। देन आफ्टर उसके बाद वहाँ पे पॉइंट नंबर 8 के अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि भाई गुड्स, वापस से बात करिए गुड्स की, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज ऑन क्रेडिट ऑन 28 मार्च 2019 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। 28 मार्च को परचेज किया है, 28 मार्च यानी कि इससे 2 दिन पहले ही मैंने गुड्स जो है वो परचेज किए हैं और उसकी एंट्री मैंने अभी तक बुक्स के अंदर करी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये होता है हमारा अनरिकॉर्डेड परचेज। तो यहाँ पर ये जो परचेज है ना, इसके ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनरिकॉर्डेड, और अगर आगे एक और कुछ परचेज वर्चेज दिया होगा अगर ऊपर क्वेश्चन के अंदर तो उसकी एंट्री भी हम लोग वहाँ पे लिख देंगे, बट अभी के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनरिकॉर्डेड परचेज। अब ये अनरिकॉर्डेड परचेज की दूसरी एंट्री भी होगी, क्यों? बिकॉज कि ये परचेज कैसे हुआ, ये क्रेडिट के ऊपर परचेज हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैलेंस शीट के अंदर भी लिखा जाएगा। क्यों बैलेंस शीट के अंदर लिखना है? क्रेडिट के ऊपर कोई भी सामान परचेज होता है तो उसकी इफेक्ट आती है हमारे क्रेडिटर्स के ऊपर। क्रेडिटर्स के अंदर मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस अन रिकॉर्डेड परचेज। कितने की परचेज थी वहाँ पे? अनरिकॉर्डेड परचेज टोटली 8,000 रुपये की थी और उसकी एंट्री हम लोग डायरेक्टली आगे कर देंगे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री डाल के। अनरिकॉर्डेड परचेज के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर आगे क्या देके रखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर 4 में बोला गया रिटर्न ऑफ रुपीज 800 एज अ बेड डेट एंड प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो बेड डेट देना है एंड बेड डेट रिजर्व देना है। किसके ऊपर देंगे वहाँ पे लिखा नहीं है, बट जनरली हमको ये चीज़ पता होती है कि ये चीज़ दी किसके ऊपर जाती है। तो ये बेसिकली दिया जाता है हमारे डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे डेटर्स कितने के हैं, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे डेटर्स जो है वो 36,800 रुपीज़ के क्या है हमारे यहाँ पे डेटर्स है। तो ये डेटर्स की एंट्री सबसे पहले कहाँ पर आएगी, हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ गया मेरी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरे डेटर्स की, 36,800 रुपीज़ के मेरे डेटर्स है। इसके अंदर से सबसे पहले माइनस करूंगा मेरा मैं बेड डेट, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला, एंड देन आफ्टर उसके बाद क्या माइनस करूंगा मैं, बेड डेट रिजर्व, और वो भी कौन सा माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर, एडजस्टमेंट वाला। अब बेड डेट के लिए उन लोगों ने वहाँ पर कंडीशन बताई थी कि कुछ परसेंटेज दिए थे और बेड डेट रिजर्व के भी कुछ परसेंटेज दिए थे। तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बेड डेट के अंदर अमाउंट देख के रखिए और बेड डेट रिजर्व 5% दिया है। बेड डेट के अंदर जो अमाउंट दी हुई है वो अमाउंट है हमारी 800 रुपये। तो अगर यहाँ पर से 800 रुपये जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 36,000 रुपीज़ इसके अंदर बचेगा। 36,000 का यहाँ पर 5% उन लोगों ने बोला था। तो अगर मैं 36,000 का 5% करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1800, और 1800 को अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो बाहर मुझे आंसर मिलेगा 34,200। ये हो गया मेरा यहाँ पे डेटर्स, और डेटर्स के ऊपर जो भी मेरा बेड डेट अनबेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट था वो। इसकी दूसरी एंट्री अब मुझे वहाँ पे पास ऑन करनी है। इसकी दूसरी एंट्री पास होती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एक छोटा सा फॉर्मेट बनता है, 2 बार हम लोगों को लिखना है बेड डेट और 2 बार हम लोगों को लिखना है बेड डेट रिजर्व, बट एक लाइन छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेड डेट रिजर्व। पहला वाला होता है हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का, TAA T। पहले की 2 वैल्यू यहाँ पर प्लस होती है, लास्ट वाले वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे से माइनस करते हैं। तो अभी तो हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे थे, तो एडजस्टमेंट के अंदर बेड डेट के हिसाब से 1800 रुपये था और बेड डेट रिजर्व जो था वो 1800 रुपीज़ था। मतलब 800 रुपये एंड 1800 रुपये दोनों की एंट्री यहाँ पर मैंने कर दी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बेड डेट के टार्ट वाले फॉर्मेट में। देन आफ्टर उसके बाद आगे की एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर बोला है देयर इज नो नीड ऑफ एन डिस्काउंट रिजर्व ऑन एन डेटर्स। अब यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व की कोई भी जरूरत नहीं है डेटर्स के ऊपर, उन लोगों ने ये बताया। हालांकि होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। जब कभी भी ये एडजस्टमेंट होती है ना, अगर ये एडजस्टमेंट से पहले अगर आप लोगों ने एडजस्टमेंट नंबर 4 को सॉल्व किया तो आपका सम जो है वो यहाँ पे गलत होने के चांसेस पूरे 100% वहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि वो गलत हो जाएगा। बट अगर आप लोगों ने पहले ये एडजस्टमेंट सॉल्व करी एंड देन आफ्टर उसके बाद आप लोगों ने ये एडजस्टमेंट सॉल्व करी, तो फिर वहाँ पर क्या है, पूरे चांसेस है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो वहाँ पे आपका सही कंसिडर होगा। क्यों? बिकॉज कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पे डेटर्स होते हैं उसके अंदर से आप लोगों को वहाँ पर क्या करना होता है, माइनस करना होता है आपका जो भी ये रिजर्व बनाया हुआ होता है आपका, ये यानी कि ये जो डिस्काउंट रिजर्व होता है वो। डिस्काउंट रिजर्व माइनस करने के बाद जो भी आपकी अमाउंट आती है इसके ऊपर कैलकुलेट होता है बेड डेट। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है, इसके ऊपर कैलकुलेट होता है बेड डेट। फिर जो यहाँ पर अमाउंट आती है उसके ऊपर क्या कैलकुलेट होता है, उसके ऊपर कैलकुलेट होता है बेड डेट रिजर्व। तो उसके ऊपर यहाँ पर कैलकुलेट होगा बेड डेट रिजर्व। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करनी रहती है। बट हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये चीज अच्छी है, उन लोगों ने कह दिया कि देयर इज नो नीड ऑफ एन डिस्काउंट रिजर्व ऑन एन डेटर्स। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो भी रिजर्व बनाया हुआ है अब वो मैंने बुक्स में तो लिख दिया है,
तो उसकी एंट्री मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे इसको कंसिडर करना है एज माई इनकम, तो इसको मुझे यहाँ पर इनकम की तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो यहाँ पर मुझे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कितना दे के रखा है, 760 रुपीज दिया हुआ है। तो 760 रुपीज में क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 760 रुपीज के साथ। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व एंड डेटर्स की एंट्री, और उसको मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया यहाँ पे, वो चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दी किस तरीके से इसको रिवर्स करना है। देन आफ्टर उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में बोला है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। चलो सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर देना है मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ मेरा प्लांट एंड मशीनरी का। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी रहती है। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग डाली है, बट हालांकि क्या होता है पता है आप लोगों को, यहाँ पर कभी कभी आपको क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया होता है, इसका मतलब है आपके ट्रायल के अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया होता है, तो वो डेप्रिसिएशन को प्लस करो, फिर एडजस्टमेंट वाला माइनस करो, देन आफ्टर वैल्यू आती है, फिर उसकी एंट्री करो। तो वो सारी चीजों का भी हम लोगों को वहाँ पे ध्यान रखना रहता है। हालांकि यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एज सच ऐसा कुछ एडजस्टमेंट या एज सच ऐसी कोई चीज नहीं दी है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज के साथ। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे हमारा 40,000 रुपीज, और इसके ऊपर जो भी मुझे वहां पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था, 40,000 रुपीज के ऊपर मुझे यहाँ पे 20% डेप्रिसिएशन देना है। तो इसके अंदर यहाँ पर डेप्रिसिएशन में लिख देगा मेरा 20% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8,000 रुपीज का मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 8,000 रुपीज के डेप्रिसिएशन के हिसाब से यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी मेरी, 32,000 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट जो चीज देके रखी गई थी वो कौन सी दी हुई है मेरी यहाँ पर, 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स का यानी कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, इसके ऊपर मुझे वहां पर क्या है, आगे 10% डेप्रिसिएशन देना है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा फर्नीचर एंड फिटिंग, 10,000 रुपीज के मेरे फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, इसके ऊपर मुझे वहाँ पे 5% जो है वो डेप्रिसिएशन देना है। तो यानी कि यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज, 5%, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो यहाँ पे 9,500 रुपये की एंट्री डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, बाहर वाले कॉलम में लिख दूंगा। इन दोनों डेप्रिसिएशन की एंट्री मुझे ले जानी है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहले तो आएगा मेरा प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपये का जो था वो, फिर दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर 500 रुपये का था वो। तो दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है, 8,000 की और 500 रुपये की। देन आफ्टर उसके बाद आगे का जो भी पर्टिकुलर सम है वो हमारा सॉल्व होगा अभी ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को सॉल्व करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट यहाँ पर होती है हमारी फिनिश। ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज होती है हमारे यहाँ पे बैलेंस को लिखने का। कैपिटल का बैलेंस 160 और 120 है दोनों का। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली मेरे बैलेंस शीट के अंदर आ जाता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले मेरा यहाँ पर 160, 1,60,000 एंड 1,20,000 दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी। देन आफ्टर उसके बाद मुझे करंट के बैलेंसेस दे के रखे गए थे। तो करंट के बैलेंसेस के अंदर यहाँ पर नीता का जो बैलेंस है वो कौन सी साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया है। तो चलो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे नीता के बैलेंस को। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नीता का बैलेंस आ जाएगा मेरा यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का, गीता के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, तो गीता के अंदर हम लोग कर देंगे वहाँ पे डैश। एंड सेम इसी तरीके से वहाँ पर जो नेक्स्ट बैलेंस दिया था वो बैलेंस देखते हैं। गीता का बैलेंस कौन सा दिया है, गीता का दिया है हमको यहाँ पे डेबिट बैलेंस 10,000 रुपये के साथ। तो गीता का यहाँ पर हम लोग 10,000 रुपये के साथ बैलेंस जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपीज़ के साथ। तो ये दोनों की एंट्री यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा है हमारा यहाँ पे, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 54,600 रुपीज़ के साथ। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, ये जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे के रखा हुआ है इसकी एंट्री आप लोगों को कहाँ करनी है। हालांकि यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं समझा होगा तो। ट्रायल बैलेंस की हमेशा ध्यान रखो, एक एंट्री होती है, दो एंट्री होती नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस की अगर एक एंट्री होने वाली है और वो भी क्लोजिंग की एंट्री है तो वो कहाँ पर होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डायरेक्टली होती है हमारे बैलेंस शीट में। तो 54,600 की एंट्री मैं डायरेक्टली मेरे बैलेंस शीट के अंदर लिखूंगा यहाँ पर 54,600, और इसके आगे यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ था वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा क्लोजिंग
स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक करके मैंने डायरेक्टली 54,600 रुपीज़ की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। अब इसकी एंट्री करने के बाद नेक्स्ट जो है, इट इज़ अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखो, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये परचेज सेल्स, इस अकाउंट का मुझे बैलेंस दे के रखा हुआ है। इस अकाउंट का बैलेंस मुझे यहाँ पर कितना दिया है, 61,800 यहाँ पर मुझे क्रेडिट साइड दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर भी क्रेडिट साइड ही लिखूंगा। और यहाँ पर इस अकाउंट का बैलेंस है, इसका मतलब ये जो है ये मेरा कौन सा है, रिवाइज्ड है। ये मेरा कौन सा है, रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 61,800 रुपीज़ के साथ। यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलरली बैलेंस है वो बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे देके रखा गया है कैश ऑन हैंड 560 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर कैश ऑन हैंड इसका मतलब है कि बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा 560 रुपीज़ के साथ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैश बैलेंस। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या देके रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, आगे मुझे दी हुई है मेरी कैश ऑन हैंड के बाद देके रखा है करंट अकाउंट विथ बैंक फिक्स डिपॉजिट ₹80,000। यहाँ पे दो चीजें देके रखेगी, दोनों चीजों के वहां पे लिखा हुआ है बैंक, करंट अकाउंट के आगे भी बैंक लिखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट के आगे भी वहां पर बैंक लिखा हुआ है। तो दोनों चीजों की एंट्री में वहां पर, ये दोनों की एंट्री कहाँ पर होगी, सीधी सी बात है, अगर बैंक वर्ड यूज हुआ है तो इन दोनों की एंट्री मुझे असेट्स में ही करनी पड़ेगी, 14,000 एंड 80,000। तो दोनों की एंट्री यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14,000 एंड दूसरा जो था वो था मेरा 80,000। दोनों के आगे एक ही चीज लिखी हुई थी, करंट अकाउंट विथ बैंक। 80,000 के आगे लिखा हुआ है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट विथ बैंक, और ये है मेरा फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक, और ये है मेरा यहाँ पे करंट अकाउंट विथ बैंक। तो दोनों चीज़ों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी, फिक्स डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट विद बैंक। दोनों की एंट्री शायद तक यहाँ पर से ये 14,000 इसका होगा और 80,000 ऐसा होगा, कुछ वैसा वर्षा होगा, बट दोनों की एंट्री जो है वो बैंक की ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि दोनों की एंट्री वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, बैंक की ही है। तो दोनों की एंट्री हम लोगों को कहाँ पे लिखनी है, हमारे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट के अंदर इसकी एंट्री मुझे यहाँ पे लिखनी रहेगी। देन आफ्टर आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या देख के रखा हुआ है, आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर डेटर्स ऑलरेडी हो चुका है। देन आफ्टर सैलरी 37,000 रुपीज़ की, 37,000 रुपीज़ की क्या देके रखी गई है मुझे, सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी में डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये मेरा हो गया सैलरी। देन आफ्टर उसके बाद 37 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्री होल्ड लैंड, 1,20,000 रुपये का फ्री होल्ड लैंड। लैंड अगर कोई भी वर्ड यूज होता है तो वो आएगा मेरा यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्री होल्ड लैंड 1,20,000 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर आगे जो है वो नेक्स्ट चीज़ मुझे देके रखी हुई है मेरी पर्टिकुलर, आगे दिया हुआ है मेरा प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स यहाँ पर हो गया, ये दोनों चीज़ हो चुकी है। फैक्ट्री ऑन लीज, फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर मेरी लीज के ऊपर है, और लीज भी उन लोगों ने बोला है कि लीज विल एंड ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि मैंने अभी लीज पे ली है और वो एंड होने वाली है 23 के अंदर। अब ये लीज जो है वो कितने साल की लीज होगी, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो फाइंड आउट करना रहेगा कि लीज जो है वो कितने साल की है। अब लीज को फाइंड आउट करने के लिए एकदम आसान सा तरीका है, इतना ज़्यादा कुछ भी हार्ड चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब ये लीज जो है वो कितने साल की है, तो आप लोगों को अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ तो 23 माइनस 19 अगर आप लोग यहाँ पे करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली आपका पता चल जाएगा कि लीज जो है वो कितने साल की है। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी लीज है ना, वो टोटली वहाँ पे 5 साल की लीज है। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2018 से यहाँ पर 31 मार्च 2023 तक। तो यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22, 23, देखो 18, 19, 19, 20 इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, टोटली 5 ईयर की ये जो है ये पर्टिकुलरली पूरी लीज है। और अगर आपको वैसे नहीं करना है तो 23 माइनस अगर आप लोग 18 करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा 5 ईयर्स इस तरीके से। तो आपको जैसे करना हो आप वहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो, और अगर वैसे करना है तो आप लोग ईयर वाइज कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। तो टोटली ये जो लीज है ये 5 साल की लीज है। तो यहाँ पर फैक्ट्री ऑन लीज है, तो इसकी एंट्री सबसे पहले मैं मेरे बैलेंस शीट के अंदर लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ मेरा फैक्ट्री ऑन लीज 60,000 रुपीज़ के साथ।
अब हमेशा ध्यान रखो, देखो जब कभी भी कोई भी लीज वर्ड यूज होता है ना यहाँ पे, तो लीज के अंदर आप लोगों को क्या है, इसको रिटर्न ऑफ करना रहता है। लीज मतलब क्या है, आपने किसी से कोई भी चीज जो है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए उधार पे ली हुई है, जैसे वो टाइम ड्यूरेशन खत्म होगा तब आपको उसको उसको वो चीज जो है वो आपको रिटर्न कर देनी पड़ेगी। वो चाहे प्रॉपर्टी हो, वो चाहे बिल्डिंग हो, वो चाहे मशीनरी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज होती है ना, वो अगर आप लोगों ने लीज पे ली है तो एक डेडिकेटेड टाइम तक आपके पास लीज पे रहती है, देन आफ्टर उसके बाद आपको उसको क्या करना रहता है, रिटर्न कर देना रहेगा। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लीज है ये रिटर्न ऑफ होती है। तो यहाँ पर मैं अगर डालता हूँ रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ कैसे होगी यहाँ पर, तो ये जो पर्टिकुलर रिटर्न ऑफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। 60,000 रुपीज की पर्टिकुलर मशीन है मेरी, और ये कितने साल की लीज है, ये टोटली 5 साल की लीज है। तो इसको डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो यहाँ पर हर साल कितने की ये लीज कंसिडर होती है, यहाँ पर 12,000 रुपए की लीज ये हर साल की यहाँ पर एक कंसिडर करता है। तो 60,000 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 48,000 रुपीज जो है वो यहाँ पर आपको वैल्यू इसकी मिल जाएगी। ये जो भी मैंने रिटर्न ऑफ लिखा है, इस रिटर्न ऑफ की दूसरी एंट्री भी मुझे करनी पड़ेगी, वो एंट्री होगी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब ये रिटर्न ऑफ कितने से हो रही है यहाँ पे, तो ये रिटर्न ऑफ जो है वो टोटली 12,000 रुपए से हर साल 12,000 रुपए रिटर्न ऑफ यहाँ पे होगी। एंड एट द एंड आके इसकी पूरी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, वहाँ पे जीरो तरीके से कंसिडर इसकी वैल्यू वहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर लीज होती है वो प्रॉपर्टी के ऊपर इस तरीके से वहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी रहती है। देन आफ्टर उसके बाद बोला है कि लोन ऑफ पार्टनर गीता। अब यहाँ पर देखो गीता की जो है वो वहाँ पे लोन ली हुई है, या गीता से हमने वहाँ पर लोन ली है। अब लोन के ऊपर वहाँ पर क्या है कि आप लोग पेमेंट करोगे, आपको इंटरेस्ट जो है वो कंपलसरी पे करना पड़ेगा। बट अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो आपका वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई वहाँ पे क्लैश होगा। अब इंटरेस्ट कैसे पे करना है, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखो, लोन है तो लोन को सीधा सा उठा के मैं ले जाऊंगा पहले तो मेरे लाइबिलिटी के अंदर। चलो तो सबसे पहले मैं लोन को है वो लाइबिलिटी के अंदर लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, और लोन का मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ लोन ऑफ गीता 60,000 रुपीज का, और इसके ऊपर जो फाइंड आउट करना है वो है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये चीज मुझे यहाँ पे ढूंढनी ही पड़ेगी। जब कभी भी लोन आता है तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपको वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अगर आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं किया तो आपका ये पर्टिकुलरली पूरा का पूरा जो सम है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो इसके ऊपर यहाँ पर आपका जो भी पर्टिकुलरली लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कैसे होता है, सबसे पहले तो वो चीज़ आप लोग समझिए। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपको यहाँ पर दे के रखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो दिया नहीं। इंटरेस्ट मतलब कि परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू एन। चलो एन तो मुझे मिल जाएगा, P मुझे मिल जाएगा, बारी रह जाती है यहाँ पर आर की। अब आर जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है, तो आर के लिए वहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन कंसिडर होता है तो आपका आर जो है वो हमेशा कितना परसेंटेज रहेगा, आपका आर जो है अगर नॉट गिवन है तो आपको वहां पे 6% स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है वो आपको वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी लोन ली कब है, अक्टूबर में, तो देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 6 मंथ जो है उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आएगा आपका 1800 रुपये आपका जो है वो इंटरेस्ट इसके ऊपर कैलकुलेट करा है, और इंटरेस्ट की 2 एंट्री करनी पड़ेगी। और इंटरेस्ट जो है सबसे पहले तो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे कि भाई यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, तो इसकी जो दूसरी एंट्री है वो होगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है बेसिकली ये, बट अभी के लिए इसको मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन डैश करके लिखता हूँ यहाँ पे गीता, कितने की इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे करी है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो पे किया है वो कितना है 1800 रुपये का मैंने वहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पे किया है। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर 1800 रुपये की एंट्री मैंने डाल दी। अब ये चीज़ यहाँ पर हो गई। देन आफ्टर उसके बाद डिस्काउंट वाला हो गया। देन आती है बारी बेड डेट रिजर्व की। देखो बेड डेट रिजर्व ये कौन सा है, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ट्रायल वाला बेड डेट रिजर्व है। तो ट्रायल वाला बेड डेट रिजर्व यहाँ पर आएगा, कितना है ये मेरा 2000 रुपये का मेरा बेड डेट रिजर्व ट्रायल वाला जो है टी के अंदर, उसको यहाँ पर मैं लिखूंगा। तो 2000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिए।
देन आफ्टर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 रुपये। चलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है 1200 रुपये यहाँ पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 रुपये के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1200 रुपये। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे देके रखा हुआ है मेरा क्रेडिटर्स 24,000 रुपये। तो क्रेडिटर्स की एंट्री मैं यहाँ पे करूंगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाल के रखी है 24,000 रुपीज़ के साथ। 24,000 प्लस यहाँ पे जो मुझे नीचे देके रखा हुआ है 18,000, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मेरा 32,000 रुपीज़। अब इस तरीके से यहाँ पर मेरी क्रेडिटर्स वाली एंट्री जो है वो यहाँ पे हो गई है। क्रेडिटर्स वाली एंट्री के बाद नेक्स्ट जो मुझे बोला है वो बोला है मुझे बेड डेट। बेड डेट कितना है मेरा यहाँ पे 400 रुपये का बेड डेट है। तो बेड डेट को भी बेड डेट वाले फॉर्मेट में एंट्री कर देंगे हम लोग यहाँ पे टाट वाले में। तो बेड डेट की एंट्री मैंने लिख दी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1200 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 800 रुपये। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है यहाँ पे 1200 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा एडीवी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। और यहाँ पर है 800 रुपये जो है वो मेरा कौन सा एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 800 रुपये के साथ। तो यहाँ पर ये 1200 और 800 इन दोनों की एंट्री भी यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज मैंने क्या करी यहाँ पर फिनिश कर दी। एंट्री को फिनिश करने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई हमारे सम को टैली करना। हमारे सम को टैली करने के लिए यहाँ पर और कोई परचेज नहीं था, तो इसको भी कैलकुलेट करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ 4,000 रुपये के साथ। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 61800। वही टोटल मैं डेबिट साइड पर भी लिखूंगा 61800 के साथ। इसमें से यहाँ पर जब मैं 4,000 को माइनस करूंगा तो 57,800 का यहाँ पर मेरा बैलेंस आ जाएगा। तो ये मेरे को कौन सा मिला, मेरा रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट मुझे यहाँ पर मिला। ये रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मुझे यहाँ पर कितना मिला 57,800 के साथ। 57,800 के साथ यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा रिवाइज्ड जीपी। अब इसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा एक जो है बेड डेट वाला फॉर्मेट को मेरे को सॉल्व करके यहाँ पर बाहर लिखना है। तो इन तीनों को प्लस करके इसमें से 2,000 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर जो बचने वाला है वो मेरा बचेगा 1,000 रुपीज़ के साथ। क्योंकि इन तीनों को टोटल करेंगे तो 3,000 है, 3,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 1,000 आएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लिख दी मेरी 1,000 रुपीज़ के साथ। इसको मैंने यहाँ पे आउटर कॉलम में एंट्री इसकी मैंने कर दी। अब इसकी एंट्री करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो 37,000 है, 12,000 है, यानी कि ये करीबन करीबन देखने जाए तो ये हमारा इन्हीं दोनों का टोटल जो है ये 49,000। तो इसी का टोटल है 49,000 है प्लस 8,000 अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये जो है 57 से ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे ना तो डेबिट साइड का जो टोटल है ना वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, डेबिट साइड का टोटल है यहाँ पे 65,100। यही मैं यहाँ पर मेरे क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 65,100। इसमें से मैं ऊपर की ये दोनों चीज़ों को यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। इन दोनों चीज़ों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी 6540। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान रखो, इस साइड मुझे जो मिला है ये मेरा लॉस, इस साइड जो भी चीज़ मुझे मिला है ये मेरा क्या है यहाँ पे ये लॉस है। बट ये कौन सा लॉस है, देखो पीएनएल एप्रो में अगर नहीं बना रहा हूँ तो ये मेरा कौन सा लॉस हो जाएगा यहाँ पे, डिविजिबल लॉस बोल सकते हो, या तो फिर आप लोग इसको जो ओरिजिनल नेम होता है इसका यहाँ पर आता है नेट लॉस, वो भी इसको आप यहाँ पर बोल सकते हो। अब ये जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है ये दो जनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पर किन दोनों के बीच में, यहाँ पे तो यहाँ पर मेरी नीता एंड गीता, इन दोनों के बीच में एन एंड जी के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हालांकि ये जो स्टेप है ना ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर परफॉर्म होता है। बट अगर मैं ये प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पीएनएल के अंदर ही इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6540 जो है वो मुझे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ हिंट दिया है, कुछ बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं दे के रखी गई है। एडजस्टमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन सा रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई भी रेशो आप लोगों को यहाँ पर बताया नहीं जाता है तो आपको इक्वल रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो 3270 एंड 3270 इक्वली मैंने इसको दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है क्रेडिट। तो अब ये पर्टिकुलरली पार्टनर के अकाउंट के अंदर वहां पर क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ये डिविजिबल लॉस है इसीलिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2 डिविजिबल लॉस 3270। इस तरीके से यहाँ पर दोनों का मैंने लॉस जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया।
लॉस को मेंशन करने के बाद बारी आती है टोटल करने की। तो देखो बेसिकली नीता का टोटल यहाँ पे ज्यादा ही होगा, क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर 40,000 रुपीज नीता के पास क्रेडिट साइड है, तो यही टोटल को मैंने डेबिट साइड भी लिख दिया 40,000 रुपीज के साथ। अब इसका यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो इसका आएगा टू बैलेंस। ड्राइंग अकाउंट नहीं दिया था तो यहाँ पे ड्राइंग को मैं डैश कर देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ड्राइंग अगर नहीं है तो मैंने दोनों के अंदर यहाँ पे डैश करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पर अगर मैं 40 में से ये दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 32,730, ये मुझे मिला नीता का। अब गीता की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो देखो गीता का क्रेडिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन डेबिट साइड जो है वो यहाँ पर बैलेंस देके रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13,270, यही टोटल को मैं क्या करूंगा मेरे क्रेडिट साइड लिखूंगा 13,270, ऊपर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 13,270, यही मेरा हो जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आता है मेरा चैलेंज, रियल चैलेंज यहाँ पर आता है। एक का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, एक का बैलेंस आ रहा है यहाँ पे डेबिट। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, देखो जिसका बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड आया है ना, उसको मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड, और जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड आया है ना, उसको मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। अब यहाँ पे लोग करते हैं क्या है गलती, वो भी मैं आप लोगों को पहले से ही बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो बैलेंस आया ना, ये 13,270, वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 13,270 लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे। और ये जो भी पर्टिकुलरली बैलेंस आया है डेटर्स का, डेबिट साइड का यहाँ पर बैलेंस आया है 32,730, बिकॉज ये डेबिट साइड है तो ये इसका मतलब हुआ कि ये क्रेडिट साइड होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 32,370। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो भी आपने मेहनत करी सोच समझ के, ये पूरी गलत हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? बिकॉज बैलेंस शीट एकमात्र ऐसी चीज है कि जिसके अंदर सारी चीजें वहां पे रिवर्स है। इसका मतलब असेट साइड जो है वो डेबिट है, लाइबिलिटी साइड जो है वो क्रेडिट है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरली आपका जो ये जो बैलेंस दिया है ना, पहले मैं अगर डेबिट वाले बैलेंस की बात करूं तो डेबिट वाला बैलेंस आप कहाँ पे लिखोगे, आप लाइबिलिटी साइड लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट मतलब मुझे इस साइड लिखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा मेरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका यहाँ पे करंट अकाउंट है, तो एन का यहाँ पे करंट अकाउंट है, और एन के करंट अकाउंट के अंदर 32,730। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये हुआ है क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, तो ये मेरा डेबिट साइड है। तो यहाँ पर इसकी मैं एंट्री करूंगा 13,270 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 13,270, यहाँ पर डायरेक्टली मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा करंट अकाउंट किसका है यहाँ पर, जी मतलब कि गीता का यहाँ पर ये जो है ये करंट अकाउंट की वैल्यू या तो एंट्री जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब बारी आती है यहाँ पे टोटल करने की। तो अगर मैं यहाँ पर असेट सर का जो है वो टोटल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल रहा है मेरा 40,06,530 रुपीज। सेम यही टोटल जो है वो मुझे लाइबिलिटी साइड भी मिल रहा है 40,06,530 रुपीज के साथ। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज विथ एडजस्टमेंट और बाकी के जितने भी सम्स के अंदर चैलेंज थे उसके साथ यहाँ पर ये होता है फिनिश। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, ताकि उन लोगों की कुछ ना कुछ आगे मदद हो सके और वो फुल मार्क्स वहां पे स्कोर कर सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो